डॉक्टर वंदना, सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज का विषय है काबुलीवाला कहानी। लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी पर चर्चा करने से पहले मैं रविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में भी थोड़ी बहुत बातचीत आपसे करना चाहूंगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 में कोलकाता अर्थात कलकत्ते में हुआ था। ये बचपन से ही अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। 16 वर्ष की आयु में तो उनकी लघु कथाएं भी प्रकाशित होने लगी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए अवश्य, किंतु बिना डिग्री लिए ही लौट आए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतों की रचना तो की ही, साथ ही साथ उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि भी लिखे। उन्होंने बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। गुरुदेव ही पहले ऐसे एशियाई और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार उन्हें सन 1913 में उनके द्वारा रचित कृति गीतांजलि पर प्राप्त हुआ। गीतांजलि कृति का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिसमें रूसी, अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच, जापानी भाषाएं हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ये मानते थे कि शिक्षा सही रूप में प्रकृति के सानिध्य में ही हो सकती है। अतः उन्होंने शांति निकेतन गुरुकुल की स्थापना भी की, जो आज संपूर्ण विश्व में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया है। सन 1915 में अंग्रेज सरकार ने उनके कृतित्व से प्रसन्न होकर उन्हें सर की उपाधि भी दी, जिसको उन्होंने सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में लौटा दी। अर्थात यह उपाधि उन्होंने स्वीकार नहीं की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बहुत बड़ी विशेषता और भी है। वे एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे कवि हैं, जिनकी 2 रचनाओं को 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है। उनकी पहली रचना है जन गण मन। आप सभी जानते हैं, यह हमारे भारत देश का राष्ट्रगान है। उनकी दूसरी रचना अमार सोनार बंगला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस प्रकार गुरुदेव ने कम से कम 2000 से भी ज्यादा गीतों की रचना की। उनके साहित्य को हम संगीत से अलग नहीं कर सकते। आज भी उनके गीत अनेक राग रागनियों में आबद्ध करके गाए जा रहे हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का निधन सन 2041 में हो गया। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में जान लेने के पश्चात हम उनके द्वारा रचित कहानी काबुलीवाले पर भी बातचीत कर लेते हैं। उनकी यह कहानी अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है, इसीलिए
इस कहानी का चयन केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में नहीं किया गया, बल्कि दिल्ली शिक्षा विभाग ने भी विद्यालय स्तर पर भी इसको चयन किया है। इतना ही नहीं, इसे अन्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में भी पढ़ाया जा रहा है। काबुलीवाला कहानी एक ऐसी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का आरंभ एक नन्ही बालिका मिनी द्वारा पिता से बातचीत के माध्यम से होता है। उसके पिता कथावाचक ही भी हैं, जो स्वयं सारी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। छोटी नन्ही बालिका पिता के कमरे में जाती है, जो उनके पढ़ने लिखने का कमरा है, और पूछती है, पिताजी, राम दयाल दरबान काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है ना। इसके पहले कि वे कुछ उत्तर दें, वह दूसरा प्रश्न कर लेती है। पिताजी, भोला कहता है कि हाथी सूंड से आकाश में पानी डालता है, जिससे वर्षा होती है। बेकार की बात करता है, बस बकबक करता रहता है सारे दिन। लेखक चाहता है वह नन्ही बालिका के प्रश्न के उत्तर दे, लेकिन वह पुनः तीसरा प्रश्न पूछ लेती है, पिताजी, माँ तुम्हारी कौन है? कहने का तात्पर्य यह है कि नन्ही बालिका अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण अनेक प्रश्न लेखक से, कथावाचक से करती है। लेखक ने लिखा भी है कि उस नन्ही बालिका ने सिर्फ 1 वर्ष ही भाषा सीखने में खर्च किया था। उसके बाद से वह तब तक बोलती रहती जब तक वह जागती रहती। वह बस उतना ही चुप रहती जब तक कि वह सो नहीं जाती, अर्थात सोने के बाद ही उसका मुंह बंद होता। यहाँ मिनी नामक बालिका जब लेखक के कक्ष में लेखक से बातचीत कर रही होती है और आंगडूम वांगडूम का खेल खेल रही होती है, तभी एकदम से वह ओ काबली वाले कहकर बाहर भागती है। कथावाचक देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति ढीला ढाला कुर्ता पहने, सिर पर गठरी रखे, झोली पीठ पर लिए सामने से दिखाई देता है। वे बाहर जाते हैं, उससे उनकी बातचीत होती है, पर मिनी वो डरकर अंदर चली जाती है। बातचीत के बाद वह फेरी वाला जो सूखे मेवे फल आदि बेचता है, कथावाचक से कहकर नन्ही बालिका को बुलाता है। बालिका आती भी है, किंतु वह संशय से उसको देखती रहती है, कभी उसके लंबे चौड़े कद को और कभी उसकी झोली को, और बिना बात किए ही अपने पिता के पास सटकर खड़ी रहती है। लेकिन धीरे धीरे कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि बालिका और उसकी काबली वाले की, जिसका नाम रहमत है, दोस्ती हो जाती है। इसीलिए इसे अनोखी मैत्री की कहानी भी कहा गया है। वह रोज बालिका से मिलने आता है, सूखे मेवे फल देता है उसे। लेखक उसे दाम भी देता है, किंतु वह उस दाम को, उस पैसे को बालिका को ही लौटा देता है। आगे कहानी और बढ़ती है। एक सुबह लेखक को शोरगुल की आवाज आती है और वह देखता है कि रहमत को कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे हैं। बात करने पर पता चलता है कि रहमत ने, अर्थात काबले वाले ने, एक लेखक के पड़ोसी के रामपुरा चादर लेने के बाद पैसे न देने पर और झूठ बोलकर मना कर देने पर, बातों ही बातों में कहा सुनी हो जाने पर छुरा भोंक दिया है, और उस अपराध के कारण उसे जेल की सजा हो गई है। मिनी
जैसे ही सुनती है काबुली वाले की आवाज़, वह भी दौड़ी दौड़ी आती है और फिर पूछती है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मिनी और उस काबुली वाले के बीच एक हास्य प्रसंग चलता रहता है। वो बार बार मिनी से पूछता है, मुन्नी तुम कभी ससुराल जाओगी? नन्ही बालिका, जो कि ससुराल का अर्थ नहीं समझती, वह भी उससे पूछती है, तुम ससुराल जाओगे? अतः उस दिन भी जब उसके हाथ बंधे होते हैं और वो जेल जा रहा होता है, तब भी वह यही पूछती है, तुम ससुराल जाओगे? और वह हंसकर कहता है, वहीं तो जा रहा हूं। उसके पश्चात 8 वर्ष बाद वह पुनः जेल से छूटकर आता है और मिनी से मिलने घर पर ही आता है। पर अब मिनी बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह संपन्न हो रहा है। लेखक पहले तो रहमत को मिलने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब वह यह जानता है या जब उसे पता चलता है कि रहमत की भी एक मिनी जैसी ही बेटी है और इसीलिए वह अपनी बेटी को याद करते हुए मिनी से मिलने आता रहता था और आज भी इसीलिए आया है, तो लेखक का पितृ मन व्याकुल हो उठता है और वह वधू वेशनी मिनी को बुलाता है। जैसे ही रहमत उससे देखता है तो उसे याद आता है कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। यहाँ पर लेखक यह समझ जाता है कि जैसे वह एक पिता है, वैसे ही रहमत भी एक पिता है। अतः वह उसे 1 रुपया देता है, एक नोट देता है और कहता है कि वह भी अपने देश जाए और अपनी बेटी से मिले। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और हम देखते हैं कि इस कहानी का अंत सुखांत होता है। अब यदि मैं पात्रों की बात करूं तो इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, एक मिनी और एक रहमत। मिनी नन्ही बालिका है और रहमत एक पठान है, लंबा चौड़ा, जो सिर पर पगड़ी बांधता है, जिसके पीठ पर जो सिर पर गठरी रखता है, पगड़ी बांधता है, पीठ पर झोली होती है उसके, और जो वह सूखे मेवों और फलों का व्यापार करता है। वह बेरोजगार है, इसलिए काबुल से रोजगार की तलाश में कलकत्ता आया हुआ है और वह हर वर्ष माघ के महीने में एक बार अपने देश लौट कर जाता है और उस समय वह सारे पैसे रुपए इकट्ठे करता है, जिससे कि वह अपने घर जाकर उन रुपयों को अपने परिवार को दे सके। मिनी एक छोटी बालिका है, वह संभ्रांत परिवार की में पली बड़ी है, हिंदू है, नन्ही बालिका है और सारी कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। उसका धीरे धीरे बाल मन जैसे जैसे बड़ी होती है, बालपन की स्मृतियों को विस्मृत करता जाता है और जब रहमत उससे पुनः जेल से छूटने बाद मिलने आता है तो वह उसे पहचान भी नहीं पाती और रहमत द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही लौट जाती है। और इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के 2 पात्र और भी हैं, एक कथावाचक स्वयं और एक उसकी पत्नी। कथावाचक भी पिता है, इसलिए वह रहमत की मन की व्यथा को समझ जाता है और रहमत को घर जाने के लिए रुपए भी इसीलिए देता है। सारी कहानी का वर्णन भी कथावाचक स्वयं अपने शब्दों में करता है और वह रहमत को संभ्रांत होने पर भी घर पर आने से नहीं रोकता। वह जानता है कि रहमत और उसकी पुत्री मिनी के बीच जो वार्तालाप हो रहा है वह एक स्नेहमय वार्तालाप है और उसे तनिक भी संशय नहीं है
रहमत के ऊपर। शक नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा पात्र है, लेखक की पत्नी, वो शंकालु स्त्री है। वह मिनी की माँ है और माँ होने के नाते उसे संदेह होता रहता है और वो बार बार लेखक से, मिनी के पिता से कहती हैं कि वह रहमत पर, काबुली वाले पर दृष्टि रखें। और इसीलिए वे उनसे उनसे कहती भी हैं, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं हो जाते? क्या काबुल में दास व्यवसाय प्रचलित नहीं है? क्या भीम काय काबुली वाले के लिए बच्चे झोली में ले जाना असंभव है? अर्थात क्या वो मुनि को नहीं चुरा सकता? तो माँ होने के नाते उनके मन में अविश्वास बना रहता है। और किंतु जो लेखक है वो उसे पूरा विश्वास है कि रहमत के मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। अब हम यदि इस कहानी के संवादों की बात करें तो कहानी के संवाद छोटे हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों के अनुकूल हैं। जैसे मिनी बार बार रहमत से पूछती है, तुम ससुराल जाओगे? ऐसे ही रहमत पूछता है, मुन्नी तुम ससुराल जाओगी? इस प्रकार ये हास्यमय संवाद दोनों के बीच चलता रहता है। इसी प्रकार एक बार कथावाचक रहमत को कुछ अठन्नी देता है। जब वो मिनी को मेवे देता है और कहता है कि अब से वो मिनी को किशमिश बादाम आदि ना दे, वह अठन्नी वो जो काबली वाला है पुनः मिनी को दे जाता है। और जब मिनी की माँ अठन्नी बालिका के हाथ में देखती हैं तो वे कड़े शब्दों में उससे पूछती हैं, यह अठन्नी तुझे किसने दी? तो मिनी कहती है, काबली वाले ने। फिर वो पूछती है, तूने ये अठन्नी उससे क्यों ली? मिनी रोने का उपक्रम करते हुए कहती है, मैंने मांगी थोड़ी ही थी। तो इस प्रकार छोटे छोटे संवादों के माध्यम से यह कहानी आगे बढ़ती रहती है। एक संवाद और देखा जा सकता है। जब रहमत जेल से आता है तो लेखक पूछता है, क्यों रे रहमत, कब आया? तो रहमत जवाब देता है, कल ही जेल से छूटा हूं। तो इस प्रकार संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पाठक के मन में जिज्ञासा बनाए रखते हैं। अब हम इस कहानी के देश, काल और वातावरण की बात करते हैं। कहानी की सारी घटनाएं लेखक के घर पर ही घटित होती हैं, जैसे कि मिनी का लेखक के पढ़ने वाले कक्ष में आना, प्रश्न करना, काबली वाले का भी लेखक के घर पर आना और मिनी का बरामदे की बेंच पर बैठकर उससे बातें करना, तथा मिनी का विवाह भी घर से ही संपन्न होना, रहमत का जेल से छूटकर आने के बाद पुनः मिनी के घर पर जाना, आदि आदि। तो सारी घटनाओं का जो क्रम है वह सब मिनी के घर पर ही घटित होता है। अब यदि हम इसके काल पर विचार करें, समय, तो समय यहाँ पर प्रातः का भी वर्णन है, संध्या का भी वर्णन है और कहानी में 8 वर्षों का अंतराल भी है। रहमत प्रातः सुबह सुबह मिनी से मिलने आता है, उसे मेवे देता है और जब वो नहीं आ पाता तो वह संध्या समय भी मिलने आता है उससे। और ऐसे ही रहमत जेल चला जाता है और 8 वर्षों बाद छूट कर जब आता है तो पुनः वह उस नन्ही बालिका से मिलने जाता है। इस प्रकार काल, यहाँ पर अंतराल अवश्य है काल का, किंतु कहीं भी कहानी में इससे व्यवधान नहीं आया है। यदि हम वातावरण की बात करें तो वातावरण यहाँ पर शरद काल का ही दिखाया जा रहा है। शरद काल में ही लेखक ने काबुली वाले का आने का वर्णन किया है। माघ के महीने में ही, जो शरद ऋतु में ही आता है, काबुली वाला काबुल जाता है और शरद काल में ही
मिनी का विवाह भी संपन्न होता है। तो वातावरण में यहाँ पर जाड़े के समय का ही वर्णन किया गया है। भाषा शैली पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। भाषा की यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण कहानी तत्सम शब्दों से ओतप्रोत है, अर्थात तत्सम शब्दों की बहुलता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे वर्ष, वर्षा, काग, उच्च, वातायन, प्रवृत्त, शरद और प्रभात, शुभ, शुभ्र, विवाह आदि बहुत से शब्द हैं। तद्भव शब्द भी कहीं कहीं आ गए हैं जैसे बरस, भीतर। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है जैसे बेंच, प्रूफ, टेबल, जेल। और ऐसे ही कहीं कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति भी है जैसे बकबक, एक एक, जर्जर, तरह तरह आदि। कुछ मुहावरों का प्रयोग भी लेखक ने किया है जैसे आंख उठाना, पलक मारना, आंखें छलछलाना आदि। अब यदि शैली की बात की जाए तो शैली वर्णनात्मक है क्योंकि सारी घटनाओं का वर्णन कथावाचक स्वयं अपने शब्दों में कर रहा है। मिनी ने क्या कहा, काबली वाले ने क्या कहा, मिनी कैसी बालिका है, काबली वाला कैसा है, ये सारा वर्णन लेखक कथावाचक स्वयं कर रहा है। भाषा पात्रों के अनुकूल है। जैसे काबली वाला अशिक्षित है तो जब उसे उसके रुपए नहीं मिलते तो वो गालियां भी देने लगता है। मिनी नन्ही है, छोटी है, तो वो उसकी भाषा वैसी ही है जैसे वह कहती है कि पिताजी रामदयाल कौवे को काग कहता है, अर्थात वह नहीं जानती कि काग और कौवा एक ही बात है। तो इस प्रकार भाषा शैली दोनों ही पात्रों के अनुकूल है। अब यदि इस कहानी के उद्देश्य की बात करें तो यह कहानी उद्देश्यपूर्ण है। इस कहानी का उद्देश्य स्पष्ट है। यह हमें मानवतावाद का संदेश देती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्र से भी ऊपर मानवतावाद को मानते थे और यहाँ पर भी उन्होंने जाति, धर्म, देश, इन सब से ऊपर राष्ट्र इन सब से ऊपर मानवतावाद को रखा है। मिनी भारतीय है, रहमत काबुल से आया है। मिनी हिंदू बालिका है, रहमत मुस्लिम है और पठान है। इसी प्रकार हम आज यदि इस कहानी के उद्देश्य पर ध्यान की बात करें तो हम देखते हैं कि चारों ओर युद्ध, भूखमरी, गरीबी जैसी विभीषिकाएं संपूर्ण विश्व में विद्यमान हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्व इन सब विभीषिकाओं से मुक्त हो तो हमें जाति, धर्म, देश, भाषा इन सब से ऊपर उठकर मानवतावाद का संदेश सर्वत्र फैलाना होगा। मानवतावाद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। अंततः निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि यह कहानी जब लिखी गई थी तब भी और आज भी और सदियों तक सदैव मानवतावाद का संदेश देती रहेगी और सदैव ही प्रासंगिक बनी रहेगी। धन्यवाद।